मेरा डाउट था सर, जैसे इस वाले चैप्टर के मैं क्वेश्चन देख रहा था तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं, मतलब प्रीवियस ईयर में। किसका? किस चैप्टर का? इस चैप्टर के, हाँ, किस में नहीं था? मतलब इस चैप्टर के टोटली कुछ अराउंड 10-15 क्वेश्चन ही है टोटल में। क्वेश्चन मैं दे दूंगा बेटा, घबराओ मत, ठीक है? अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है क्वेश्चन का तो मैं दे दूंगा क्वेश्चन, ठीक है? सर नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ आईआईटी में इसके ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है मेंस में, बेटा आते ये बोल हैं, रहे हैं। मेंस में देखो ना, मेंस में ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है ये मेंस का टॉपिक है, ठीक है? एडवांस का टॉपिक, इसमें एडवांस क्वेश्चन बहुत कम आता है। इसका जो एडजॉर्प्शन का पार्ट है बेटा, एडजॉर्प्शन, ठीक है, उसका क्वेश्चन ज्यादा आता है। फिर सेकंड आता है बेटा इसमें कैटलिसिस का, और सबसे लास्ट में सबसे कम जो क्वेश्चन आता है इसका आता है। इसका जो क्वेश्चन आता है बेटा थर्ड पार्ट है सरफेस केमिस्ट्री, इसका जो क्वेश्चन है बेटा मेंस में ज्यादा आता है, मेंस में, ठीक है? तो याद रखो जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें इसका क्वेश्चन ज्यादा आएगा, भर कर आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मेंस में आएगा, ठीक है? एडवांस के लिए ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडवांस क्वेश्चन इसका कम आता है, ठीक है? अगर तुमने एडवांस का चेक किया होगा तो एडवांस में से क्वेश्चन कम मिलेंगे, लेकिन मेंस में तुम्हें ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक बेटा? कोई डाउट है? नहीं सर, ऐसे नहीं, मतलब मैं ये क्लियर कर रहा था सर। ओके, तो क्लियर हो गया बेटा? सर मेरे डाउट है सर, कई सारे डीपीपी के सर बहुत सारे डाउट है। डीपीपी में डिस्कस कर दे रहा हूँ पहले, तो डीपीपी ओपन कर लो। डीपीपी में जो सरफेस केमिस्ट्री डीपीपी उसी में ना बेटा? यस सर, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का, ओके, पूछो क्वेश्चन। सर सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 7 2A। क्वेश्चन ये वाला, एक सेकेंड देखना बेटा, शायद डिस्कस हो चुका है I think। सर, इसमें इज इरिवर्सिबल लगाया मैंने, तो सर वो सही क्यों नहीं था? आपने तो लिखवाया था कि वो इरिवर्सिबल होती है। The characteristic is not associated with a chemical adsorption. इज नॉट अ। अच्छा, ओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। सर 3। गॉट इट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 3 क्वेश्चन नंबर। ओके बेटा, ये मैंने बताया था जो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन कर्व है, ऑल ऑफ द अबव होगा ये तो। फ्रेंडलिच है, हाँ ठीक है। तो ये तो बताया था मैंने, शायद मैंने इसको डिस्कस किया था, याद आ रहा है ना? तो अब देखो जब तो x बाई एम, देखो यहाँ पे क्या किया, जो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन कर्व है उसको मैंने बताया था, ये फॉर्मूला होता है बेटा x बाई एम इज इक्वल टू कांस्टेंट p पावर 1/1। बेटा ये याद रखना बेटा, ये एडवांस में भी आता है, जो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन कर्व है इसका जो क्वेश्चन एडवांस में भी आता है, ठीक है? ओके, तो x बाई एम इज इक्वल टू k p पावर 1/n। तो अब यहाँ पर तुमने n को यहाँ पर साइड चेंज कर दिया, क्या हो जाएगा m टाइम्स k p पावर 1/n। तो ये तो है यहाँ पर बी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? तो बस ये तो पूरा मैथ है बेटा, है ना? x बाई एम इज इक्वल टू k p पावर, अब देखो 1/n को कैंसिल करो, n यूनिवर्सल सकते हो ना, बस वही लिखा गया यहाँ पर, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सर 3 था बेटा, 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ये जो सर एडजॉर्प्शन का 4 डिफिकल्ट सर बेटा 4 सर 4, हाँ 4। which type of phenomena is seen when color dye is removed from the solution of sugar by charcoal? तब देखो बेटा, जो चारकोल है, चारकोल क्या करेगा, जो शुगर सोल्यूशन है ना, शुगर सोल्यूशन के पार्टिकल्स में जो कलर्ड पार्टिकल उसको एडजॉर्ब कर लेता है चारकोल, ठीक है? तो ये एडजॉर्प्शन है, ये एनसीईआरटी में पूरा क्लियर लिखा गया है, ठीक है बेटा? तो याद रखो, जो शुगर है, शुगर को फिल्टर करने के लिए चारकोल का यूज करते हैं। चारकोल कलर्ड पार्टिकल, कलर्ड डाई उसको एडजॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पर, ठीक बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये मॉइस्चर एब्सॉर्ब Okay, नहीं sir. करेगा? सर मेरे में जब मैंने बीटेक किया तो सर सी करेक्ट दिखाया था। नहीं है, बी लिखा हुआ है ना सर सर ये मॉइस्चर एब्सॉर्ब नहीं करेगा? ये एब्जॉर्ब, क्या बेटा? ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो डाई है ना, डाई को अपने सरफेस पर कवर कर लेता, कोट कर लेता, इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है? इसलिए जो फिल्टर हम लोग यूज करते हैं, जो कैंडल होता है घर में, उसमें हम लोग पाउडर्ड चारकोल यूज करते हैं ताकि उसका जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है? क्योंकि अंदर तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो सरफेस पर ही एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए इसको पाउडर्ड चारकोल यूज करते हैं वहां पर। नेक्स्ट बेटा। ओके सर। सर 5। क्वेश्चन नंबर 10। 10। क्वेश्चन नंबर 10।
in adsorption of oxalic acid on Adsorbent. activated the adsorption of oxalic acid on activated charcoal, the activated charcoal is called. सर ये वाला नहीं था, वो था इन फेंडलाइक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1/n इज। क्वेश्चन नंबर बोलो क्या? सर वो मेरे में सर वो 10 शो ही कर रहा था तो मैंने वो 11 होगा आई गेस। 11 हाँ होगा। 11 या 9 में चेक कर लीजिए। 11 होता है, जब जो नंबर शो करता है ना उससे एक ज्यादा होता है। ओके सर 11। आज अपन ऑफ कर दे, ठीक हो देखो। बेटा आवाज तो मेरा क्लियर आ रहा है ना? फैन का आवाज तो बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है ना बेटा? हेलो सर पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। अब अब आवाज clear है? क्लियर है। ये सर ओके। आपकी आवाज क्लियर है सर। ओके ओके सर। इलेवन। ये वाला बेटा सर 11। सर 11 ओके द फ्रेंडली एडजर्सन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1/n इच। तो देखो बेटा जो 1/n का वैल्यू, जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू बताया था, n का वैल्यू क्या होगा? 0 to इन्फिनिटी होता है यहाँ पर। तो 1/n का वैल्यू क्या होगा? 1/n का वैल्यू अगर 0 रखोगे 1/n तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, है ना। और अगर यहाँ पर इन्फिनिटी रखो तो क्या हो जाएगा? 1/n मतलब 0। ठीक है, तो एक मिनट बेटा, एक मिनट। n का वैल्यू 0 to इन्फिनिटी होता है ना, तो अब यहाँ पर क्या होगा? अगर 0 रखोगे यहाँ पर, तो सर यहाँ 0 पे to बेटा 1 लाई करेगा। तो x/m इज इक्वल टू k टाइम्स p पावर 1/n। तो जो 1/n का वैल्यू होता है 1/n, इसका वैल्यू होगा 0 to 1 के बीच में रहता है। ठीक है बेटा, इसका वैल्यू 0 to 1 के बीच में रहेगा। ओके, ये मैंने बताया बेटा, है ना। Okay, यहाँ sir. मैंने फ्रेंडली लिखवाया था, उसके नीचे मैंने यहाँ पर कमेंट में लिखवाया, थोड़ा चेक करना, कॉपी अपना मिल जाएगा तुम्हें। और बेटा आगे ओके सर। और फिफ्थ इसी का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 5 शायद 6 सर फिफ्थ बोला है मैंने। फिफ्थ 5 में बेटा। मेरा है, फिफ्थ उसका है। Okay. Which type of graph gives straight line in Langmuir? बेटा Langmuir adsorption का तुम्हारा सिलेबस में ये गलती से क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन कर्व है। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6, identify the correct statement for the adsorption of a real gas on charcoal at 1 atm and 15 degrees Celsius। तो एडजॉर्प्शन ऑफ रियल गैस ऑन चारकोल, तो रियल गैस को तुमने चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब करा दिया है ना, इसके बारे में पूछ रहा था। गैस विच आर स्मॉल इन माइक्रो साइज आर एडजॉर्ब्ड मोर। तो माइक्रो साइज पर डिपेंड नहीं करता है, माइक्रो साइज कुछ भी हो, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बारे में मैंने बताया नहीं, तो इसको ठीक नहीं करो, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो डिक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज इन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये भी गलत है। ये तुम प्रेशर को इंक्रीज करोगे तभी तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। अभी मैंने बताया था लैंगमुर एडजॉर्प्शन कर्व में, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन कर्व में ना, तब जो प्रेशर बढ़ाओगे तो जो एडजॉर्प्शन वो भी बढ़ेगा। ये तुम्हारा जो फार्मूला था बेटा ना, इस प्रॉब्लम देखो, ये प्रेशर के प्रोपोर्शनल अगर तुम प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो जो एडजॉर्ब पार्टिकल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सी पार गैसेस विच आर इजीली लिक्विफाइबल और एडजॉर्ब मोर क्वांटिटी, ये मैंने बताया था, है ना। जो पीसी वैल्यू है, पीसी वैल्यू जितना ज्यादा होगा, जो क्रिटिकल कांस्टेंट हो जितना ज्यादा होगा, उतना गैस ज्यादा एडजॉर्ब होगा। ठीक है, याद रखो बेटा, पीसी जितना ज्यादा होगा उतना गैस ज्यादा एडजॉर्ब होगा, और टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इजीनेस ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। टीसी जितना ज्यादा होगा उतना इजीली तुम गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी आते हैं गैसेस व्हिच हैज बिहेवियर सिमिलर टू एन इनर्ट गैस, बेटा एडजॉर्ब कैसे होगा? वहां पे तो अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं। अगर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे और एडजॉर्ब नहीं हो पाएंगे। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सर 20। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, which of the following gases is least adsorb on charcoal? तो जो बेटा गैस
सर जो टाइप O2 हाँ दोबारा बता सर देना बेटा। क्योंकि इसमें देखो जो डाइपोल मोमेंट ही HCl होगा ना। हाँ देखो जो HCl क्या है, पोलर मॉलिक्यूल H प्लस Cl माइनस होगा। अमोनिया क्या है, अमोनिया भी पोलर मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ पर H प्लस और N माइनस के पास मतलब ये भी डाइपोल मोमेंट बनाएगा, यहाँ भी डाइपोल बनाएगा। और जो CO2 है तुम्हें मालूम है जो गैस CO2 है बेटा वो इजीली लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो O2 है, O2 में ना तो डाइपोल मोमेंट है ना तो इसका क्रिटिकल कांस्टेंट ज्यादा है, तो O2 को तुम इजीली एडजॉर्ब नहीं करा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें देखना है डाइपोल मोमेंट तुम्हें चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन बचा है सर किसी का? दूसरी डीपीपी में था। सर इसके सेकंड किसी का और बचा डीपीपी बेटा? का, सेकंड डीपीपी का सेकंड। सर 14th। सर सेकंड पहले। एक नंबर क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला ये बेटा, which of the following is an example of homogeneous catalyst, ठीक है। तो homogeneous catalyst होता क्या है बेटा कि सर अगर जिसका सेम रिएक्टेंट, फेज हो। हाँ रिएक्टेंट का फेज और कैटलिस्ट का फेज दोनों सेम हो। याद रखो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट देखना है, ठीक है, प्रोडक्ट को नहीं चेक करना प्रोडक्ट क्या है। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज अगर सेम है तो तुम्हारा हो जाएगा होमोजेनियस कैटलिस्ट। तो यहाँ देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट, NO नाइट्रस ऑक्साइड ये भी गैस होता है, ठीक है। यहाँ देखोगे तो COH2 गैस है और जिंक ऑक्साइड इज सॉलिड होता है, ठीक है। याद रखो जिंक ऑक्साइड सॉलिड है, तो ये होमोजेनियस कैटलिस्ट नहीं होगा। सी पार्ट में आ जाओगे तो जो B2O5 है ये भी सॉलिड होता है, यहाँ पर भी B2O5 ये भी सॉलिड है, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है और जो फर्स्ट है ये होमोजेनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है। सर बी में क्या बताया आपने? बी में देखो बेटा जिंक ऑक्साइड का फिजिकल स्टेट सॉलिड। ओके सर। सर उधर भी तो सॉलिड ही है जिंक ऑक्साइड का। हाँ ठीक है, ये गलती हो गया यहाँ पर, ये जिंक ऑक्साइड एरो के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, उसी की वजह से कंफ्यूजन हो गया सर। वो मिसप्रिंट है वो, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर सर 14th। क्वेश्चन नंबर 5। इसको मैंने डिटेल में लास्ट क्लास में बताया था, ये होता क्या है ना। अरेंज द फॉलोइंग डायग्राम इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस इन अकॉर्डेंस विथ मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है। तो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी के हिसाब से इसको अरेंज करोगे, जो नंबरिंग किया गया है कि पहले कौन सा स्टेप होगा उसके बाद कौन सा स्टेप होगा, ठीक है। अब देखो सही लग रहा है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, पहले कैटलिस्ट बीट रहेगा, ये कैटलिस्ट हो गया है ना, कैटलिस्ट अलग रहता है और यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल वो अलग रहेगा, जो ए बी मॉलिक्यूल है ना ए और बी। तो पहले क्या होगा, जो गैस मॉलिक्यूल वो पास आएंगे, कैटलिस्ट के पास आएगा, ठीक है। पास आने के बाद जो ए और बी है वो एडजॉर्ब होगा, ठीक बेटा। पहले पास आएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर जो ए और बी है पहले दूर था, ए और बी अब पास आ रहा है, मतलब ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ए और कैटलिस्ट, बी और कैटलिस्ट के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें रिएक्टेंट के बीच में इस तरह से बॉन्ड बनेगा, याद आ रहा है, दिख रहा है बेटा, ये रिएक्टेंट है ना। तो रिएक्टेंट के बीच में इस तरह से बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर कर्सर को देखो बेटा है ना, तो रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड बनेगा। थोड़ा सा इसको बराबर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड बना हुआ, तो ये तुम्हारा थर्ड स्टेप होगा, ठीक है। तो सर आपकी वजह से बहुत आ रहा है, साउंड आ रहा है सर बैकग्राउंड से तो साउंड आ रहा है कि जैसे कुछ कट रहा हो, 1 मिनट देखते हैं बेटा, कारपेंटर वगैरह का। अगर कुछ हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो दिक्कत है। 1 मिनट देखता हूँ।
आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? Yes, sir. यस सर। इसमें कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? नो सर। हाँ सर। ओके, डिस्टरबेंस तो बताना, तो स्पीकर मैंने चेंज किया है। ओके, तो ए और बी के बीच में यहाँ बॉन्ड बन गया। तो पहले क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वो कैटलिस्ट के पास आ रहे हैं, फिर कैटलिस्ट ने बॉन्ड बना लिया रिएक्टेंट से, फिर थर्ड स्टेप में जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड बन गया, और आफ्टर देन जो रिएक्टेंट है वो कैटलिस्ट से डिजॉल्व हो रहा है, मतलब अलग हो रहा है। तो जो कैटलिस्ट अलग हो गया बेटा, यहाँ पे देखो ए और बी के बीच बॉन्ड बन चुका है, कैटलिस्ट अलग हो गया, और फिर अब ए और बी जो प्रोडक्ट है वो कैटलिस्ट से दूर जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन है पहले क्या होगा बेटा, पहले कौन सा स्टेप होगा? स्टेप सर नंबर सर 1। सर इसमें ऑप्शन करेक्ट सर- बता रहा था, मुझे नहीं लग रहा था। सर पहले दूर नहीं जाना चाहिए उसे? सबसे पहले स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 के बाद स्टेप 3 नहीं होगा, सर। स्टेप हाँ मतलब स्टेप 3 के बाद बॉन्ड बनने के बाद पहले दूर जाएगा ना, फिर जाके चार्ज रिटेन करेगा ना वो तो। हाँ टूटेगा। यहाँ पे तो देखो यहाँ पर हाँ तो सर ये स्टेप तो लास्ट है ना, 5th वाला? नहीं, 5th लास्ट नहीं है बेटा, यहाँ पर देखो टूट गया है, अब ये दूर जा रहा है। जो ए अभी देखो बॉन्ड यहाँ बन चुका है ना, This option उसके बाद ये दूर जा रहा है कैटलिस्ट से, यही बता डिफ्यूजन, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन है, डिफ्यूज हो रहा है, गैस दूर जा रहा है। इसका आंसर क्या है सर? तो इसका आंसर होगा बेटा पहले स्टेप 1, स्टेप 3, स्टेप 2, स्टेप 5, स्टेप 4। सर इसमें बी गिवन था सर, वही तो मैंने बी किया था इसका। ओके, तो फर्स्ट होगा फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फिफ्थ, आफ्टर देन बन चुका है ये भी। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना कि ये डिफ्यूज हो चुका है या फिर ये डिफ्यूजन हो रहा है। ये सर फोर्थ सर और फिफ्थ मेरे वाले ख्याल से पेपर जो वापस 5th बता में है देंगे। वो दूसरा कैटलिस्ट आ रहा है। सर फिर से आ रहा है। तो हो सकता है बी, अब मे बी ये बी ऐसी, बस याद रखो बेटा स्टेप्स याद रखो, इसमें कंफ्यूजन है, इसके यहाँ पे स्टेप लिखना चाहिए कि कौन सा स्टेप है, ये डिफ्यूजन है या फिर ये वाला डिफ्यूजन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चन अगर आईटी में आ रहा है या फिर किसी एग्जाम में आएगा, वहां पर क्लियर लिख देगा कि कहाँ पर किस स्टेप में डिफ्यूजन हो रहा है, कहाँ पर डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें डिफ्यूजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हो सकता है सी भी हो सकता है बी भी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, catalyst can affect a reversible reaction by changing the equilibrium constant, showing forward reaction, attending equilibria in both direction, none of these। देखा बेटा, जो इक्विलिब्रिया है, इक्विलिब्रिया को क्या कैटलिस्ट अफेक्ट करता है? नहीं अफेक्ट करता है ना, तो इक्विलिब्रिया को कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना बेटा? यस सर। तो अटेंडिंग इक्विलिब्रिया इन बोथ डायरेक्शन, इसका मतलब कि जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट जो रिएक्शन रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, है ना बेटा, कि इक्विलिब्रिया को अफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि आप देखो, अगर मान लो कोई रिएक्शन चल रहा है और यहाँ पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, तो ए इज इन इक्विलिब्रियम विथ बी, तो जिस रेट से ए को कैटलाइज करेगा उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन को भी कैटलाइज करेगा। ठीक है, और सर इरिवर्सिबल रिएक्शन हो तो यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पूछा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में तो क्या होगा कि प्रोडक्ट तो है ना, जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का मेन रोल कहाँ होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन में ही होता है। तो अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें रिएक्शन का रेट इंक्रीज करे, जो ए से बी बन रहा है उसका रेट ऑफ फॉरवर्डेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बैकवर्ड रिएक्शन तो हो नहीं रहा है, तो केवल फॉरवर्ड रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। ओके नेक्स्ट सर। क्वेश्चन नंबर, दोबारा बोला बेटा, 15। Soap mixed with water, critical micelle concentration behaves as soap mixed with water below critical। मैंने बताया था कि अगर मिसेल बन रहा है, एसोसिएट क्लोराइड बना, तो एसोसिएट क्लोराइड एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही बनेगा। ठीक है, तो अगर उस कंसंट्रेशन से कम है, अगर तुमने
जो तुमने सोप लिया, मान लो तुमने सोप ले लिया, तो सोप से तुमने यहाँ पर कोलाइड बनने की कोशिश किया, और अगर सोप का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, अगर कंसंट्रेशन कम है तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा और वहाँ पर मिसेल नहीं बनेगा, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज हुआ, कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तब जाकर इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद ही यहाँ पर मिसेल बनना स्टार्ट होगा। याद होगा बेटा, इस कंसंट्रेशन से पहले, जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन बेटा, इस कंसंट्रेशन से पहले है ना कोई मिसेल नहीं बना है, इस कंसंट्रेशन के बाद मिसेल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पर मिसेल, ठीक है। तो इसके पहले, इस कंसंट्रेशन से पहले जो सोप है वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इस तरह से मैंने बताया था SO3 माइनस Na+ इस फॉर्म में रहता है ना। तो ये है क्या, यहाँ पर माइनस के फॉर्म में है A- B+, है ना। तो ये टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर इसका कंसंट्रेशन मिसेल कंसंट्रेशन से, CMC से, क्रिटिकल मास कंसंट्रेशन से कम है तो मिसेल नहीं बनेगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। अगर CMC से ज्यादा कंसंट्रेशन तुमने ले लिया तो उस कंसंट्रेशन के बाद मिसेल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक बेटा, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। 18 13 सर 18 18 substance which behaves as normal electrolyte in solution at low concentration and exhibit colloidal property at higher concentration is called associate colloid, या फिर मिसेल्स इसको बोलते हैं, है ना बेटा। यहाँ मैंने बताया था कि जो पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट तरह बिहेव कर रहा है और हायर कंसंट्रेशन पर कोलाइडल पार्टिकल तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर कोलाइड बन जा रहा है ना, तो वो क्या होगा बेटा, एसोसिएटेड कोलाइड, और उसी को मिसेल बोलते हैं, ठीक है, एसोसिएटेड कोलाइड को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 7 15 क्वेश्चन नंबर 7। Which characteristic is not associated with chemical adsorption? तो ये कुछ देर पहले कहा था, is reversible, is forms monolayer, not layer specific, heat of adsorption is greater than 40। तो ऑप्शन A, B और D क्लियर है? ऑप्शन A, B और D ये मैंने लिखवाया हुआ है ना, तो इसमें तुम्हें मालूम यस सर। ये तो होगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन C होगा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, नॉट लेयर स्पेसिफिक, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एसोसिएटेड विद केमिकल एडजॉर्प्शन, दैट इज नॉट लेयर स्पेसिफिक। तो लेयर स्पेसिफिक मतलब कि अब यहाँ पर एक लेयर बना हुआ है, उसके ऊपर देखो सेकंड लेयर क्या बन पाएगा, यहाँ पर सेकंड लेयर बन पाएगा, मतलब ये सिंगल लेयर जो केमिकल एडजॉर्प्शन है केवल सिंगल लेयर मोनो लेयर होगा यहाँ पर मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखो बेटा, यहाँ पर ये A, B और D ये करेक्ट, इसका मतलब क्या होगा, C वाला तुम्हारा, ये तुम्हारा ऑप्शन होगा, ठीक। सर मेरे में 7 ये वाला नहीं है। क्या बेटा? सर 7th क्वेश्चन ये वाला है, व्हेन सल्फर सॉलिड इवेपोरेटेड। अच्छा 8th होगा वो, ये 8th क्लियर है, होगा 7 तो समझ है सर, 8th 7 होगा वो, which 7 क्लियर है characteristic is not, थोड़ा सा साउंड इंक्रीज करता हूं सर, 7th क्लियर है, 8th होगा वो। ओके 8 पर आ जाते हैं। कैंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म शायद आपकी डीपीपी चेंज हो गई, ये पहली वाली डीपीपी है। मैं क्वेश्चन पेपर ओपन कर दे रहा हूं सर 2B में है सर, 2B में। डीपीपी चेंज कैसे होगा, डीपीपी तो मैंने ये दिया था, क्या उसमें ये सब क्वेश्चन है? ये ज्यादा फॉलोइंग चेंज हो 2A गया, में ये है, बात तो ये नहीं तो है। 2A में है, ये तो 2A में है 20। इसमें आ जाए। अच्छा इसमें कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन 7 12 7 है सर, 7 7 ये वाला ये क्वेश्चन सर ये बेटा, वाला है। the sulfur sol is evaporated, sulfur is obtained. When a sulfur sol is evaporated, sulfur is obtained. On mixing with water, sulfur sol is not formed. The sol is hydrophobic,
देखो बेटा, अगर तुमने क्या किया, यहाँ पर सल्फर सॉल्ट को इवेपोरेट किया, सल्फर वापस मिल गया, ठीक है। यहाँ पर सॉल्ट था, मतलब कि क्लोराइड सॉल्यूशन था। यहाँ पर तुमने इसको जो इसमें वाटर था, इसको इवेपोरेट कर दिया, तो सल्फर सॉल्ट में जो वाटर था इवेपोरेट हो गया, क्या बचेगा? सल्फर, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें केवल सल्फर मिल गया। अब तुम इसमें वापस जो डिस्पर्सन मीडियम इसको ऐड किया, तो वापस डिस्पर्सन मीडियम ऐड करने पर ये सॉल्ट नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। और इरिवर्सिबल क्लोराइड कौन सा होता है बेटा? जो मालूम है, हाइड्रोफोबिक सॉल्ट क्या है बेटा, इजीली नहीं प्रिपेयर हो पाता है अगर तुमने डिस्पर्सन मीडियम को अलग अलग कर दिया। लायोफोबिक होता है ना? लायोफोबिक कोई हाइड्रोफोबिक, मतलब अगर तुम्हारा डिस्पर्सन मीडियम वाटर है, वाटर मतलब हाइड्रा, ठीक है, तो उसको हाइड्रोफोबिक बोलोगे। ओके नेक्स्ट सर, हो गया। और कोई डाउट बेटा किसी का? 8 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, फॉग इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, ये तो बेटा तुम्हें लिस्ट देखना पड़ेगा ना। फॉग क्या होता है? यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ लिक्विड डिस्पर्स। इस वाली डीबी का नहीं, पिछली वाली का था सर, वो पोर्शन अलग है शायद। हाँ ये वाला? हाँ सर। The Kendall's adsorption isotherm equation log x by m is equal to log k plus 1 by n is equal to log p. The value of n is, ये तो बताया था अभी। तो वैल्यू ऑफ n क्या होगा बेटा? 1 by n। सर एक्चुअली मेरा नेट चला गया था, तो फिर अब वापस खोला था। ठीक है, देख लो, दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो 1 by n है, 1 by n का वैल्यू क्या होगा? 1 by n का वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो अगर 1 by n का वैल्यू, है ना, 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? जो n है, n का वैल्यू क्या होगा? n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? और अगर 1 by n का वैल्यू 1 है, तो n का वैल्यू क्या होगा? 1। इसका मतलब जो n का वैल्यू है, n इज इन द रेंज ऑफ 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1 to इन्फिनिटी के बीच में ये लाई करेगा। और कोई डाउट? सर 15। तो 1 और इन्फिनिटी के बीच में क्या होगा? इंटीजर होगा सर, ऐसा है तो इंटीजर होगा ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15। सर वो आवाज वापस आ रही है सर, आप बैकग्राउंड से। बेटा वहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है बगल में, ठीक है, तो आज चलेगा, कल सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ तो क्लियर मेरा आ रहा है ना? थोड़ा बहुत, या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, आ रही है, आ रहा है ना? थोड़ा बहुत चल रहा तो काम चल जाएगा तो इससे, ठीक है। बोल नहीं सकते कुछ वहाँ पर हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। सोप मिक्स्ड विथ वाटर बिलो क्रिटिकल मिसेन, यही वाला मैंने बताया था अभी। सर फर्स्ट डीपीवी वाला। क्वेश्चन नंबर 15, wood charcoal is used to decolorise sugar because of it. तो none of, यहाँ पे बेटा adsorb color material तो सही है। The charcoal is used to decolorize sugar because of it. It adsorbs colored material. It absorbs decolorized material, reduces colored material. None of this. तो यहाँ पे बेटा एडजॉर्प्शन होता है, जो डाई होता है, जो शुगर है बेटा, शुगर जो डाई प्रेजेंट होता है उसको एडजॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो जो कलर्ड मटेरियल उसको एडजॉर्ब करता है, तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। इस इट एडजॉर्ब, बेटा एब्जॉर्ब नहीं होगा यहाँ, तो वो एब्जॉर्ब्स है, ठीक है। ये एडजॉर्प्शन यहाँ पर होगा, इट एडजॉर्ब्स कलर्ड मटेरियल, तो ऑप्शन ए होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन से बताया था मैंने, है ना, जो चारकोल है, चारकोल में क्या होगा? केवल एडजॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर। सी का 7, ये वाला हो गया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। आवाज क्लियर सर, नो डाउट। हो गया डाउट, ठीक है, तो आगे चलते हैं। सर एक बार पेप्टाइजेशन समझा देना।
पेप्टाइजेशन यहाँ पर था। देखो बेटा पेप्टाइजेशन होता क्या है, तो पेप्टाइजेशन अभी मैं दोबारा रिपीट होने वाला था, पेप्टाइजेशन आगे तो रिपीट होगा ही। तो पेप्टाइजेशन क्या होगा, पेप्टाइजेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्ट बाय सेकिंग इट विद डिस्पर्स मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अब तुमने क्या किया बेटा, यहाँ पर तुमने एक इलेक्ट्रोलाइट लेवल से मान लो तुम्हें आयरन हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, आयरन हाइड्रोक्साइड का कोलाइड बनाना है। ठीक है, इसका कोलाइड कैसे बनाओगे, अगर तुमने इसको वाटर में डाल दिया तो जो आयरन हाइड्रोक्साइड है ये पीपीटी होता है। ठीक है, तो पीपीटी क्या होगा, जो आयरन हाइड्रोक्साइड एक दूसरे से कंबाइन होकर ढेर सारा आयरन हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्लम्स के फॉर्म में इस तरह से अक्यूमुलेट हो जाएगा और पीपीटी या तो ऊपर तैरेगा सोल्यूशन या तो नीचे बैठ जाएगा। तो यार बेटा ये सस्पेंशन बन जाएगा। तो जो आयरन हाइड्रोक्साइड है वो इस टाइप का सस्पेंशन है। तो ये सस्पेंशन बना कैसे होगा, जो FeOH होल थ्राइस है इसमें इस तरह से ढेर सारे पार्टिकल होंगे और ये पार्टिकल इस तरह से मिलकर क्लम्स बनाकर इस तरह से ना यहाँ पर एसोसिएट हो गए हैं। ठीक है, और ये क्या बन गया, क्या है बेटा, ये तुम्हारा सस्पेंशन है, सस्पेंशन। ठीक है, तो जो पीपीटी होता है, पीपीटी इज लाइक ए सस्पेंशन। ठीक बेटा, तो अब इस सस्पेंशन को तुम्हें कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो अगर तुमने सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना, क्या करोगे, तो जो ढेर सारे पार्टिकल एक साथ यहाँ पर ज्वाइन हो गए हैं उनको अलग अलग करना होगा। तो अलग अलग करने के लिए क्या करते हो कि जो पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल के चारों तरफ है ना इस तरह से चार्ज लगा दो। ठीक है, तो ये पार्टिकल बेटा FeOH होल थ्राइस का, तो इसके चारों तरफ क्या है बेटा, यहाँ पे जो सरफेस पर तुमने चार्ज को एसोसिएट करा दिया, तो अब जो सिमिलर चार्ज है दूसरे को रिपेल करेगा। तो अगर यहाँ पर रिपल्सन होगा तो ये जो पार्टिकल है वो पास आएंगे, नहीं आएंगे। तो अगर ये पार्टिकल पास नहीं आएगा तो इस तरह से सस्पेंशन क्या होगा बेटा, जो सस्पेंशन है वो वापस कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो ये FeOH होल थ्राइस प्लस FeCl3 है। तो जो आयरन हाइड्रोक्साइड है, आयरन हाइड्रोक्साइड के चारों तरफ देखो क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एसोसिएट हो गया, तो जो दो पार्टिकल दिख रहा है यहाँ पर अगल बगल में है ना, यहाँ पे जो पार्टिकल है मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल बेटा है ना ये दो एक दूसरे से दूर हो गए हैं। अगर ये पार्टिकल दूर चला गया तो अब इसका जो साइज है वो कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, तुम्हारा सॉल्ट पार्टिकल हो गया, आयरन हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट है। ठीक बेटा, समझ आ रहा है बेटा? हाँ सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सिस्टम। ठीक है, तो जो कोलाइड से कुछ प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी मैंने बताया था। और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है मैंने बताया था, है ना, ये केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उतना ही ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। तो पार्टिकल साइज बड़ा कैसे होगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास आ गया इस तरह से, है ना, और उसका साइज इंक्रीज हो गया है, मतलब 1 to 1000 नैनोमीटर रेंज में आ गया है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो डिक्रीज हो गया। पहले क्या था, जो पार्टिकल साइज कम था तो सेम कंसंट्रेशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कम है तो जो कंसंट्रेशन है या नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा होगा, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज जाएगा, है ना। या मैंने बता दिया था तुम्हें केवल ये पॉइंट याद करना है, स्मॉल एज कंपेयर टू द वैल्यू शोन बाय ट्रू सॉल्यूशन। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो स्मॉल होगा, स्मॉल ऑर्डर एज कंपेयर टू द शोन बाय ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट तुमने बहुत पढ़ा होगा, क्लास 9 में तुमने देखा होगा, घर में भी ऑब्जर्व किया होगा। तो अगर किसी है ना खिड़की से देखा होगा, अगर सनलाइट आता है तुम्हें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल दिखाई दे रहा है बेटा वो कैसे दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसको बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। याद रखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये है। The Tyndall effect is scattering of light as a light beam passes through a colloid। ठीक है, अब यहाँ देखो ये तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये
कोलाइडल सोल्यूशन है और यहाँ पर लाइट का सोर्स है। जब लाइट का सोर्स में यहाँ पास कर सोल्यूशन में, तो जो पार्टिकल है यहाँ पर विजिबल है, यहाँ पर जितने भी पार्टिकल होगा कोलाइडल सोल्यूशन में बेटा, यहाँ पर नहीं, इसके अंदर यहाँ पर ये जो पार्टिकल है ये विजिबल पूरा क्लियर तुम्हें दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। तो अभी ये जो तुम्हें दिख रहा है पार्टिकल, इस पार्टिकल को तुमने कैसे ऑब्जर्व किया? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। और जो लाइट दिखाई दे रहा है उसका जो शेप है वो कोनिक शेप होता है, कोनिक, ठीक है। तो इस सेक्शन को जो तुम्हें कोन टाइप दिखाई दे रहा है बेटा, है ना, इसको टिंडल कोन बोलते हैं। ये जो है इसको तुम क्या बोलोगे? टिंडल कोन, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है द ब्राइट कोन ऑफ द लाइट इज कॉल्ड टिंडल कोन, ठीक है। तुम इसको नेकेड आइट से देख सकते हो, यहाँ पर माइक्रोस्कोप लगाने की जरूरत नहीं है, विदाउट माइक्रोस्कोप तुम यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अगर तुमने यहाँ पर लाइट को पास किया तो सोल्यूशन में जो पार्टिकल तुम्हें दिखाई देगा। द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर्ड लाइट इन ऑल डायरेक्शन इन स्पेस। मैंने पहले बता दिया था ये ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, लाइट को स्कैटर करेगा कोलाइडल पार्टिकल तो तुम्हें दिखाई देगा। टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइडल एंड ट्रू सोल्यूशन। याद रखो बेटा, अगर तुमने ट्रू सोल्यूशन लिया है, ट्रू सोल्यूशन में लाइट को पास करो, ठीक है, तुम्हें कोई टिंडल कोन नहीं दिखाई देगा। अगर ट्रू सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन में तुमने लाइट को पास किया बेटा यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर तुम्हें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर ये कोलाइडल सोल्यूशन है तो कोलाइडल सोल्यूशन में ही तुम्हें टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। तो अगर तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है कि जो सोल्यूशन दिया गया है वो कोलाइडल सोल्यूशन है या नहीं, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? जो है ना, वहाँ पर लाइट पास करो, अगर टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा तो कोलाइडल पार्टिकल, अगर टिंडल इफेक्ट नहीं शो कर रहा तो वो कोलाइडल पार्टिकल नहीं होगा, कोलाइडल सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो टिंडल सस्पेंशन में भी तो कुछ नेसेसरी कर सस्पेंशन बेटा, जो पार्टिकल है ना, नीचे सेटल हो गया तो ऊपर सेटल तुम्हें दिखाई देगा सस्पेंशन में, ठीक है, कि पार्टिकल यहाँ पर है, नेकेड आई से तुम्हें दिखाई दे रहा है। तुम्हें वहाँ पर लाइट ऑफ बीम लगाने की जरूरत नहीं है, आप जो लाइट सोर्स से लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसे ही दिखाई देगा। तो अगर ऐसे ही दिखाई दे रहा है मतलब वो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर लाइट बीम लगाया तब जाकर पार्टिकल दिखाई दे रहा है तो क्या होगा? कोलाइडल सोल्यूशन। और अगर तुमने लाइट बीम लगाया और तब भी पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहा तो ट्रू सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। पार्टिकल साइज अगर कोलाइडल रेंज में है तो लाइट ऑफ बीम, है ना, तुम्हें सोर्स लगा, लाइट सोर्स लगा दे तो तुम्हें दिखाई देगा। अगर पार्टिकल साइज पहले से ऑलरेडी बड़ा है तुम्हें ऐसे ही नेकेड लाइट से दिखाई देगा, तुम्हें लाइट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक बेटा, क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। ओके, बोल दिया करो बेटा, है ना। तो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ए, diameter of dispersed particle is not much smaller than the wavelength of light used, ठीक है। तो ना कंडीशन नंबर 1 है, तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है बेटा वो स्मॉल नहीं होना चाहिए। नंबर 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम में डिफर ग्रेटली। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू वैल्यू है ना, वो एक दूसरे को इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, इसमें डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया तो टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। और दूसरा क्या है, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो तुमने सोर्स लिया है, ठीक है, उसका जो साइज है वो साइज है वो 1 to 1000 नैनोमीटर के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए, है ना, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक बेटा। तो ये 2 कंडीशंस को याद रख लेना। नेक्स्ट है कलर, ये नोट कर लिया बेटा? सर कर रहे हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों का केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट होगा, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स तुम लोग पढ़ कर आओगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स तुम लोग पढ़ोगे एनसीईआरटी से, वहाँ पर दिया गया चीज़ें उसको नोट कर लोगे और पढ़ कर आओगे। सर ये खत्म हो जाएगा? हाँ, आज खत्म कर दूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई यहाँ पर एडवांस टॉपिक है नहीं है ना, उसका आज मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर है कलर। तो कलर क्या होगा बेटा, जो कोलाइडल पार्टिकल है वो लाइट को स्कैटर करता है ना। तो वेवलेंथ में मालूम है कि जो विजिबल लाइट उसका एक अलग पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है,
और जो अलग अलग कलर होता है वो अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होता है। तुम्हें जो पार्टिकल का तुम्हें कलर दिखाई देगा ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इंसर्टिव एग्जांपल, ये जो मैंने लिखा है दोनों एग्जांपल इंसर्टिव में है। द फाइनेस्ट गोल्ड सॉल्ट इज रेड इन कलर, एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस इट अपीयर्स पर्पल, देन ब्लू एंड फाइनली गोल्डन। मतलब अगर गोल्ड है जरूरी नहीं गोल्डन कलर का ही हो तुम्हारा सॉल्ट, है ना। पहले देखो क्या था, पर्पल था, फिर ब्लू हुआ, फिर इसके बाद फाइनली गोल्ड हुआ। तो मतलब अगर साइज इंक्रीज किया तुमने तो क्या हुआ यहाँ पर गोल्डन कलर। अगर साइज कम है, अगर जो वेव है ना, यहाँ जो पार्टिकल साइज अगर है कम है तो क्या होगा, पर्पल। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमने मिल्क लिया है, द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर्स ब्लू व्हेन व्यूड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रेड व्हेन व्यूड बाय, यहाँ पे कुछ देख लेना बेटा, है ना। अगर रिफ्लेक्टेड लाइट तुमने देखा तो ये क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, ब्लू, और रिफ्लेक्टेड एक होता है रिफ्रैक्टेड। ठीक है, तो दूसरा जो लाइट है जो रिफ्रैक्टेड, हाँ ट्रांसमिटेड, तो वहां से देखो तो क्या होगा बेटा, रेड दिखाई देगा। एक ब्लू होगा, मतलब ये कंप्लीमेंट्री कलर तुमने पढ़ा होगा, कंप्लीमेंट्री कलर। तो जो ब्लू है यहाँ पर, ब्लू का कंप्लीमेंट्री कलर है ना, इस तरह से ये दिखाई देगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन आर व्यूड अंडर ए पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, द कोलाइडल पार्टिकल्स अपीयर टू बी इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑल ओवर फील्ड ऑफ व्यू। द मोशन वाज ऑब्जर्व्ड बाय द ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो ये तुमने ब्राउनियन मोशन तुमने खुद ऑब्जर्व किया होगा, है ना। जो डस्ट पार्टिकल होता है एयर में, उसका मूवमेंट को ऑब्जर्व करो, है ना। जो सनलाइट है, अगर तुम्हें खिड़की से सनलाइट आ रहा है कहीं से, ठीक है, तो वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करो, है ना, उसका मूवमेंट क्या होता है, रैंडम होता है। उसी रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल इस तरह से रैंडम मूवमेंट करता है। ठीक है, इसी को ब्राउनियन मोशन बोलोगे। बस इतना ही है इसमें, ब्राउनियन मोशन इसी क्वेश्चन में पूछता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं बेटा। सर जहाँ से प्रॉपर्टी से स्टार्ट हुई थी वहां से दिखा दीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट। ठीक बेटा, हो गया सर। एक सेकंड पिछला दिखाना। सर डन हो गया सर। फिफ्थ प्रॉपर्टी है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। ये मालूम है जो कोलाइडल पार्टिकल है, अगर लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल इसके ऊपर चार्ज होगा, है ना, चार्ज से ही कोलाइडल पार्टिकल में बना है। अगर चार्ज को हटा दोगे, जो कोलाइडल पार्टिकल है उसमें जो चार्ज लगा उस चार्ज को हटा दोगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन और डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो हर एक कोलाइडल पार्टिकल पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा। जो कोलाइडल पार्टिकल वो चार्ज कैरी करता है, चार्ज क्या होगा, या तो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है तो क्या होगा बेटा, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड, बेसिक डाइस्टफ्स, हीमोग्लोबिन, है ना, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्साइड, ये सब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है या फिर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, याद रखो ये जो एग्जांपल है हीमोग्लोबिन का कई बार पूछा है, तो याद रखना, हीमोग्लोबिन पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है। नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, मेटल, मेटेलिक सल्फाइड्स, एसिड डाई, सॉल ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल। ठीक है, ये सब नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन होगा। तो इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व क्या है, नेगेटिवली चार्ज सॉल्व क्या है। और ये इंसर्टिव कितना दिया उतना याद रखना बेटा, इंसर्टिव बस इतना ही दिया है। तो बस इसी चार जो एग्जांपल मैंने दिया है इन्हीं को केवल याद रखोगे। ठीक है, तो हाइड्रेटेड मेटालिक सॉल्ट, बेसिक डाइस्टफ, हीमोग्लोबिन ऑक्साइड, इन सबको तुम याद रख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा आगे है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, है ना। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा ऊपर बताया था, दोबारा देखेंगे यहाँ पर। When two or more ions are present in the dispersion medium, preferential adsorption of the ion common to the colloidal particles usually take place.
है ना। तो इसके बारे में मैंने बताया था, अगर मान लो तुमने यहाँ पर AgI, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का सॉल्व बनाया और सोल्यूशन में जो तुमने यहाँ पर कोलोइडल सोल्यूशन लिया है उसमें तुमने क्या डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड और AgI, है ना, तो पोटेशियम आयोडाइड क्या बेटा, K+I-, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो कौन सा आयन यहाँ पर एडजॉर्ब होगा, सिल्वर आयोडाइड के साथ सिल्वर, हाँ, तो यहाँ पर I- एडजॉर्ब होगा, है ना, जो कॉमन आयन है वही एडजॉर्ब होगा, यही बता रहा है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे AgI है तो यहाँ पर I- एडजॉर्ब होगा। तो अगर I- एडजॉर्ब होगा तो सॉल्व कैसा होगा बेटा, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज सॉल्व। अगर मान लो सेम तुम्हारा सोल्यूशन है, AgI है, तुमने यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड न डालकर सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, AgNO3- डाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सा पार्टिकल एडजॉर्ब होगा बेटा, सर AgI, हाँ, तो AgI के साथ Ag+ एडजॉर्ब होगा। तो मतलब ये कटायन क्या हुआ, न्यूट्रल के साथ एसोसिएट हो गया, कटायन न्यूट्रल के साथ एसोसिएट होगा, तो जो सॉल्ट तुम्हारा बना है वो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट होगा, ठीक है। तो जो कोलोइडल पार्टिकल है वह तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिवली चार्ज होगा। तुम देखोगे कौन सा पार्टिकल यहाँ पर एडजॉर्ब हुआ है, ठीक है, जो कॉमन आयन है वो एडजॉर्ब होगा और वही तुम्हारा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल यहाँ पर आयरन हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल है और यहाँ पर AgI का एग्जांपल था, ठीक है। आगे तुम लोग पढ़ना बेटा हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होता है, देखो क्या होता है, इसके बारे में छोड़ दो, जो मैंने लिखा है बाद में नोट करना, तुम यहाँ समझो जो मैं बता रहा हूँ। जैसे तुमने क्या किया, एक कोलाइडल पार्टिकल ले लिया, ये तुम्हारा है कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है, ये न्यूट्रल है। तो अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल है और लायोफोबिक है तो वो तो बनेगा नहीं, तुरंत प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसको स्टेबलाइज करने के तुमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट डाला। जब तुमने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा बेटा, है ना, जो कोलाइड पार्टिकल है वो चार्ज हो गया। समझ में आ रहा है बेटा, ये जो तुम्हारा पार्टिकल था पहले जो तुमने प्रेसिपिटेट लिया वो न्यूट्रल था, इसके ऊपर पार्टिकल एडजॉर्ब हो गया, जो कटायन या आयन है वो एडजॉर्ब हो गया। तो अब जो तुम्हारा सॉल है वो स्टेबलाइज हो गया, ठीक है। तो अब देखो बेटा, जो कोलाइडल पार्टिकल इसके ऊपर चार्ज है, तुम्हें मालूम है जो चार्ज है वो अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। जैसे तो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था AgI, ठीक है, AgI में तुमने क्या डाल दिया, तुमने पोटेशियम आयोडाइड को डाला। तो पोटेशियम आयोडाइड किसको एडजॉर्ब करेगा, AgI, आयोडीन को एडजॉर्ब करेगा। जो तुम्हारा सॉल्ट है वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट। तो यहाँ जो अंदर है वो क्या हो गया, AgI, है ना, जो बाहर हो क्या है बेटा, ये आयोडाइड आयन I- है, ये सब क्या है I-, ठीक है। ये तो न्यूट्रल हो गया, ये I- है, जो तुम्हारा कोलाइडल पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये तुम्हारा जो फर्स्ट लेयर है, यहाँ देखो बेटा, जो पार्टिकल बेटा, पार्टिकल के जो इमीडिएट लेयर होता है उसको फर्स्ट लेयर बोलोगे ना। जो फर्स्ट लेयर है ना, इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। ये फिक्स होता है, फिक्स्ड लेयर, ये मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। ये पार्टिकल जहाँ जहाँ ये पार्टिकल AgI मूव करेगा उसी के साथ साथ फिक्स्ड लेयर भी मूव करेगा, ठीक है। और जो फिक्स्ड लेयर है वो नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर मैंने दिखाया है। फिर नेगेटिव चार्ज क्या अट्रैक्ट करे बेटा, पॉजिटिव चार्ज को। तो सोल्यूशन में देखो तुमने Ki, पोटेशियम आयोडाइड को डाला है ना, तो I- तो AgI के साथ हो गया। तो जो पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन यहाँ पर सेकंड लेयर बनाएगा इस तरह से, प्लस प्लस प्लस, है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, सेकंड लेयर, ठीक बेटा। ये जो सेकंड लेयर है, यहाँ देखो तुमने फर्स्ट लेयर नेगेटिवली चार्ज है और नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज, है ना, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। तो पहले नेगेटिव चार्ज फिर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देखो एक डबल लेयर क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है बेटा, यहाँ पर डबल लेयर, ये है डबल लेयर, ठीक है। तो जो अपोजिटली चार्ज डबल लेयर होता है इसी को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज लेयर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये हेल्महोल्ट्ज लेयर है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर तुम्हें दिख रहा है, एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का, इसी को तुम हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलोगे। यहाँ देखो लिखा हुआ है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। The first layer of ion is firmly held and is termed fixed layer,
while the second layer is mobile, which is termed diffused layer. ठीक है, जो सेकंड लेयर है इसको क्या बोलोगे? डिफ्यूज लेयर, डिफ्यूज्ड लेयर। ठीक बेटा, फर्स्ट लेयर तुम्हारा हो गया फिक्स्ड लेयर, सेकंड लेयर डिफ्यूज लेयर। तो अब यहाँ तुम्हें देखोगे तो बेटा यहाँ पर तुम्हें दो लेयर मिला, एक तुम्हारा लेयर है नेगेटिवली चार्ज, इस तरह से नेगेटिव चार्ज, जो दूसरा लेयर बेटा वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज का लेयर हो गया, दूसरा पॉजिटिव चार्ज का लेयर हो गया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को जीटा पोटेंशियल बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है the charged of opposite sign are fixed and diffused part of double layer result in a difference in potential difference between these layers. This potential difference between the fixed layer and diffused layer of opposite particle is called the electrokinetic potential or zeta potential. ठीक है, इसी को तुम electrokinetic potential या फिर zeta potential बोलोगे। The presence of equal and similar charges on colloidal particle is largely responsible in providing stability of the colloidal solution. मैंने बताया था, है ना? इसी चार्ज से ही जो colloidal particles को stability मिलती है। अगर चार्ज को हटा दोगे तो colloidal particle अनस्टेबल हो जाएगा, precipitate हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो डायग्राम है उसको क्लियर यहाँ पर बनाया गया है, इसको तुम देख लोगे यहाँ पर डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो ये क्या है? तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसके बाद जो फर्स्ट लेयर है देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, है ना? तो इसको तुम जो सेकंड लेयर पॉजिटिव चार्ज वाला उसको तुम डिफ्यूज लेयर बोलोगे, जो अंदर वाला लेयर इसको तुम फिक्स्ड लेयर बोलोगे। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, ये तुम्हारा क्या होगा? डिफ्यूज लेयर पॉजिटिव चार्ज वाला, जो नेगेटिव चार्ज वाला लेयर है ना, ये फिक्स्ड लेयर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर पहले नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरह से लेयर अलग अलग बनता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस उसी को तुम जीटा पोटेंशियल बोलोगे। सर इसे एक बार छोटा करना, स्क्रीनशॉट लेना है। थैंक यू सर। तो यहाँ पे इसको देख लो, इसको नोट कर लो बेटा, जो पॉइंट्स मैंने लिखवाया था इस पॉइंट को तुम लोग नोट कर लोगे। ठीक है सर, दिखाना एक बार छोटा कर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। डन सर। ले लिया होगा बेटा? ओके, आगे बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? पॉइंट्स से यहाँ पर देखो ध्यान से। इलेक्ट्रोफोरेसिस, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो डायग्राम ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाया हुआ है, तुम यहाँ देखोगे, है ना? यहाँ तुमने क्या किया, इस तरह से यू ट्यूब ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव चार्ज है ना, इस तरह से तुम्हें इलेक्ट्रोड लगा दिया। ठीक है, यह वायर है। ठीक है, प्लस माइनस कर दिया। तो अब तुमने इसमें क्या डाल दिया? कोलाइडल पार्टिकल्स। तुम्हें मालूम है जो कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है ना, तो जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेगा। जो अगर प्लस चार्ज है, कैटायन अगर है तो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है, एनोड है, तो वो यहाँ पर माइग्रेट करेगा। और इसी को क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो डेफिनेशन याद रखना, इसी डेफिनेशन पर ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है बेटा, आगे चले। सर इसमें कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है क्या जाने की?
स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर देखो कैथोड तुमने लगा दिया, कैथोड किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव सॉल्व को, नेगेटिव पार्टिकल। देखो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल यहाँ लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ ये कहाँ जाएगा? नेगेटिव वाला प्लस की तरफ, और प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस की तरफ। ठीक है, बस यही डायरेक्शन है, स्पेसिफिक डायरेक्शन यही होता है, प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस। सर एक बार एक पेज ऊपर कर देंगे? आगे देखते हैं, आगे ऊपर ये वाला या इससे इससे ऊपर? ऊपर? इससे ऊपर एक पेज बस। हाँ सर यही देखना सर। सर ठीक है? इससे नीचे वाला फिगर वाली वो डायग्राम बनाना है ये? यस सर। या ये वाला डायग्राम? ये वाला डायग्राम बना लो। हाँ, ये वाला, ये डायग्राम वाला। बना लो। सर थोड़ा छोटा कर दीजिए सर, मतलब जूम इन जूम आउट। ठीक है सर। ठीक है, आगे देखो बेटा, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है ना? यहाँ पर ऑस्मोसिस चल रहा है। यहाँ पर ऑस्मोसिस तुमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्लेट लगा दिया, प्लस माइनस, है ना? तो प्लस माइनस क्या करेगा? जो चार्ज पार्टिकल है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रोडायलिसिस टाइप का है कुछ, ठीक है? तो यहाँ पर जो प्लस माइनस है वो क्रिस्टलाइट को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल इस सोल्यूशन के अंदर ही रहेगा। देखो यहाँ पर क्या है? सोल्यूशन है, ठीक है? ये तुम्हारा सॉल्व है। जो बड़े बड़े पार्टिकल दिख रहा है बेटा, ये कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है? यहाँ पे जो डॉट डॉट दिख रहा है, डॉट 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 डॉट, ये तुम्हारा क्रिस्टलाइट है, मतलब K प्लस I माइनस, ये सब जो क्रिस्टलाइट है वो यहाँ पर होगा। अगर तुमने यहाँ पे चार्ज लगा दिया तो क्रिस्टलाइट इस सोल्यूशन से बाहर निकल आएंगे, लेकिन जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो यहीं पर रहेगा। ये क्या है बेटा? SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है? यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड व्हेन द डिस्पर्स फेज पार्टिकल आर प्रिवेंटेड बाय मूविंग इज नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। मतलब कि जो डिस्पर्स फेज है, जो ए है यहाँ पर ए, इसका मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? लेकिन जो तुम्हारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मूवमेंट यहाँ पर हो सकता है। डिस्पर्सन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मीडियम मूवमेंट करे, लेकिन जो सॉल्व पार्टिकल है ना, यहाँ पर जो गोल्ड का सॉल्व लिया या फिर सिल्वर का सॉल्व लिया, अगर वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसको तुम इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोलोगे, ठीक है? सर इसमें समझ नहीं आया क्या, वो एक और बार समझा दीजिए बेटा। यहाँ पे क्या किया देखो तुमने, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। यहाँ देखो तुमने क्या किया, एक चेम्बर बनाया बेटा यहाँ पर, और ये है दो मेम्ब्रेन, ठीक है? ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है। बीच वाले मेम्ब्रेन में तुमने कोलाइड्स ले लिया, ठीक है? यहाँ पर कोलाइड्स है। तो कोलाइड्स क्या होता है बेटा? कोलाइड्स में कोलाइडल पार्टिकल होगा, साथ में इलेक्ट्रोलाइट होगा, इस तरह से प्लस माइनस। समझ में आ रहा है ना? ये प्लस माइनस होगा यहाँ पर। इतना तो क्लियर है सबको? ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिया तुमने? यहाँ पर वाटर ले लिया, इस तरह से वाटर ले लिया, ठीक है? तो वाटर क्या है? डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है? यहाँ पर भी क्या है बेटा? डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्सन मीडियम में प्लस माइनस होगा, जो चार्ज है वो डिस्पर्सन मीडियम में होगा, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस साइड या इस साइड नहीं आ पाएगा। मालूम है बेटा, है ना? मेम्ब्रेन को क्रॉस कर इधर नहीं आएगा। अगर तुमने यहाँ पर सोल्यूशन डिस्पर्सन मीडियम डाल दिया तो यहाँ पे जो प्लस माइनस है, यहाँ से प्लस माइनस डिफ्यूज होकर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस डिफ्यूज होकर यहाँ पर आ सकता है, ठीक है बेटा? लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल है इस मेम्ब्रेन के पोर साइज को क्रॉस करके इस साइड नहीं आ पाएगा। पोर साइज छोटा है तो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर इधर नहीं आ पाएगा, इधर भी नहीं जा पाएगा, लेकिन जो आयंस यहाँ पर है, आयंस यहाँ से डिफ्यूज जाएगा, ठीक है? और इसी को एक्सेलरेट करने के लिए तुमने यहाँ पर क्या लगा दिया? इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है? यहाँ पर तुमने इलेक्ट्रोड लगा दिया कि यहाँ पर जो डिफ्यूजन हो रहा है वो एक्सेलरेट हो जाए। तो इसी पूरे सेटअप को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। मतलब यहाँ पर ऑस्मोसिस हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक बेटा? क्लियर है? ओके सर, यस सर। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल
इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट। तुमने क्या किया यहाँ पर, है ना, एक कोलाइडल सोल्यूशन ले लिया, ये तुम्हारा बीकर है, इस बीकर में क्या है बेटा, कोलाइडल सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे इस तरह से कोलाइडल पार्टिकल होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, तुमने यहाँ पर कुछ सब्सटेंस इस तरह से डाला या इसको हीट किया है ना, तो क्या हुआ कि जो कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल प्रेसिपिटेट हो गया ऊपर, या तो आ गया इस तरह से, या फिर जो कोलाइडल पार्टिकल इस तरह से नीचे सेटल हो गया, मतलब सस्पेंशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जो कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल सोल्यूशन है, वो यहाँ पर डिस्पर्स, यहाँ देखो डिस्टर्ब हो गया, ये सस्पेंशन में कन्वर्ट हो गया है, इसी कन्वर्जन को कोगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलो, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट। क्लियर बेटा, इसका डेफिनेशन है ना। कोगुलेशन मतलब क्या हुआ कि जो कोलाइडल पार्टिकल है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाए। अगर कोलाइडल पार्टिकल प्रेसिपिटेट हो गया तो उसी को तुम कोगुलेशन बोलोगे या फिर प्रेसिपिटेशन बोलोगे, ठीक है। अब ये कोगुलेशन होता कैसे है, तो कोगुलेशन कराने के लिए अलग अलग प्रोसेस है। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है बेटा वो है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो जो फर्स्ट पहले यहाँ देखो, द कोलाइडल पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड एंड गेट डिस्चार्ज एंड द प्रेसिपिटेशन। ने क्या किया, यहाँ पर जो कोलाइडल पार्टिकल था इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिया, ठीक है। कोलाइडल सोल्यूशन में तुमने इलेक्ट्रोड डाल दिया, तो इलेक्ट्रोड क्या करेगा, जो चार्ज उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो फर्स्ट है बेटा बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होगा, कोगुलेशन, याद रखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस से कोगुलेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि जो चार्ज सॉल्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होते ही उसका स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज्ड सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने दो सॉल्ट ले लिया, मान लो यहाँ पर तुमने ले लिया AgI I माइनस, और दूसरा सॉल्ट ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया तुमने, AgI Ag प्लस। तो जो फर्स्ट सॉल्ट है इस पर कौन चार्ज होगा बेटा, फर्स्ट सॉल्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं, यहाँ पर जो फर्स्ट सॉल्ट इस पर नेगेटिव चार्ज है, और जो सेकेंड सॉल्ट है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट होगा। क्लियर सबको। अगर इन दोनों को मिलाओगे, आपस में मिक्स करोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि नहीं, जो प्लस है वो माइनस से, माइनस प्लस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी दो अपोजिटली चार्ज सॉल्ट को अगर मिक्स करोगे तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फेरिक ऑक्साइड एंड आर्सेनिक सल्फाइड, ब्रिंग देम इन प्रेसिपिटेटेड फॉर्म। दिस टाइप ऑफ कोगुलेशन इज कॉल्ड म्यूचुअल कोगुलेशन, ठीक है। म्यूचुअल मतलब दो को तुमने मिक्स किया तब जाकर एक प्रेसिपिटेट हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़े, किसी को डाउट है पूछ सकते हो। डाउट नहीं है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। सर आर्सेनिक सल्फाइड कौन सा होता है? आर्सेनिक सल्फाइड बेटा, आर्सेनिक होता है AS, ठीक है। इसका वैलेंसी होता है +3, और सल्फाइड मतलब है ना सल्फर हो गया, इसका वैलेंसी क्या होगा, SO4। वैलेंसी कंटेंट चेंज कर दो, नहीं AS2S3, ओके सर, ठीक है। तो ये हो गया आर्सेनिक सल्फाइड। और अगर हाँ ये आर्सेनिक सल्फाइड हो गया। आगे देखो बेटा, बॉइलिंग, ओके सर। when the solid is boiled, the adsorbed layer is disturbed due to increase in collision with the molecule of dispersion medium. This reduces the charge on the particle and ultimately leads to settling down in the form of precipitate. तो अब यहाँ पे तुमने है ना AgI माइनस का सॉल्व बनाया है, यहाँ पर सिल्वर के ऊपर आयोडाइड, इस तरह क्या हुआ बेटा, जो I माइनस इस तरह से चारों तरफ AgI के ऊपर इस तरह से सराउंडेड है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो ये इसका जो मूवमेंट है फास्ट हो जाएगा। तो अब क्या हो, जो फिक्स्ड लेयर है वो डिफ्यूज लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसको छोड़कर अलग हट जाएगा, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से डिफ्यूज हो गया, इसका मतलब जो AgI है उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज जाएगा। अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गया तो बाय बॉइलिंग यू कैन प्रेसिपिटेट द कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना।
मतलब ये तो क्लियर है, ये तो काफी आसान था। बॉयल करोगे तो कांटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, कांटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो जो डिफ्यूज लेयर है दूर चला जाएगा और प्रेसिपिटेट हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। सर जो एडजॉर्ब पार्टिकल जो वो दूर चले गए, तो अगर एडजॉर्ब पार्टिकल दूर चले गए तो सेटल क्यों हो रहा है कोलाइडल पार्टिकल्स? बेटा यहाँ तूने बॉयल किया है ना, तो अब जो I माइनस यहाँ से डिफ्यूज हो गया, ठीक है। जो AgI है, अब AgI तो हैवियर है, इसको डिफ्यूज कराने के लिए और ज्यादा टेंशन इंक्रीज कराना पड़ेगा, तब ये दूर दूर जाएगा AgI। लेकिन जो AgI हैवियर पार्टिकल क्या करेगा, हैवियर पार्टिकल दूसरे हैवियर पार्टिकल पास पास आकर अब यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, AgI मिलकर कंबाइंड फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? उनको दूर दूर करने के तुमने क्या डाला था, I माइनस। अब I माइनस यहाँ से हट गया है ना, यहाँ से I माइनस यहाँ से निकल गया यहाँ पर, है ना। ओके, आगे देखो फोर्थ पॉइंट, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। तो डायलिसिस होता क्या है बेटा, मैंने बताया था डायलिसिस में हम लोग क्रिस्टलाइट को अलग करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइट में डायलिसिस होता है, ठीक है। यहाँ मैंने इस तरह से बॉटल बनाया था, इस तरह से यहाँ पर ना, और इस मेम्ब्रेन के क्रॉस क्या होता है क्रिस्टलाइट, इस तरह से हुआ क्रिस्टलाइट, तो यहाँ से क्रिस्टलाइट अलग होता है, ठीक है। याद आ रहा है बेटा डायलिसिस? मैं थोड़ा सा पता चलाया था, उसको रिमाइंड करा देता हूँ। डायलिसिस यहाँ देखो बेटा, ये डायलिसिस है, ठीक है, दिख रहा है बेटा डायलिसिस। तो डायलिसिस में यहाँ पर क्रिस्टलाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन से अलग किया था, है ना, याद आ रहा है सबको? तो अब जो क्रिस्टलाइट था यहाँ से अलग हो रहा है, मतलब K प्लस I माइनस यहाँ से निकल कर अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पर AgI I माइनस का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है और काफ़ी देर तक प्रोलॉन्ग डायलिसिस कर रहे हो, तो जो यहाँ पर एडजॉर्ब लेयर है ये भी डिफ्यूज रहता है, यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट में चला जाएगा, यहाँ से जो प्लस माइनस है यहाँ पर, है ना, जो I माइनस है I माइनस यहाँ से निकल कर यहाँ चला आएगा। मतलब कि जो इम्प्योरिटी था, इम्प्योरिटी तो अलग हो ही रहा है, साथ में जो फिक्स्ड लेयर था फिक्स्ड लेयर भी अलग हो गया, ठीक है। जब फिक्स्ड लेयर भी यहाँ से निकल जाएगा तो क्या होगा, AgI कंबाइन होकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसका मतलब जो डायलिसिस करना है, डायलिसिस ज़्यादा देर तक नहीं करना है, डायलिसिस भी एक कैलकुलेटेड अमाउंट में ना, एक कैलकुलेटेड टाइम तक करना है। ज़्यादा यहाँ कर दो डायलिसिस तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ड्रॉबैक भी है डायलिसिस का, ज़्यादा देर तक डायलिसिस नहीं करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर डायलिसिस, इसको दोबारा देख लेते हैं डायलिसिस को। द persistent dialysis and prolonged dialysis, traces of electrolyte present in the salt are removed almost completely and the colloidal become unstable and ultimately coagulated. क्लियर समझ में आ रहा है बेटा? किसी कोई डाउट है? नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। किस तरह से तुम इलेक्ट्रोलाइट के हेल्प से कोगुलेट करते हो। When an excess of electrolyte is added to colloidal particle or precipitated, the result is that colloidal interact with ions carrying charge opposite to that present themselves. This causes neutralization. चलो इस बाद में देखते हैं। यहाँ देखो बेटा, जो मैं बता रहा हूँ उसको देखो। जैसे तुमने क्या किया, AgCl, ठीक है, AgCl Ag प्लस का एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो फिक्स्ड लेयर है इसके ऊपर प्लस चार्ज है, अब यहाँ पर तुम कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से अलग कर दिया, इसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो अगर तुमने कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया यहाँ, जैसे मान लो तुमने यहाँ पर क्या डाल दिया, OH माइनस डाल दिया, या फिर यहाँ पर आयोडाइड आयन डाल दिया, तो आयोडाइड आयन क्या करेगा, इस Ag प्लस से रिएक्ट करके, Ag प्लस से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, AgI, है ना। तो अब जो चार्ज है डिफ्यूज लेयर का वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो अगर चार्ज यहाँ से न्यूट्रलाइज हो जा रहा है तो जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर, है ना, वो खत्म हो जाएगा।
इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से डिफ्यूज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो गया, तो जो कोलाइडल जो तुम्हारा कोलाइडल पार्टिकल है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, है ना। और इसी को बोलते हैं, हाँ यहाँ देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड द कोलाइडल पार्टिकल आर प्रेसिपिटेटेड। बस इतना याद रखो, जब तुमने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर ऐड किया बेटा तो जो सॉल्व है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। अब ये प्रेसिपिटेट कैसे हो रहा है ये मैंने नीचे बता दिया। और इस प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड एक रूल बेटा हार्डी-सुलजे रूल, ठीक है। हार्डी-सुलजे रूल कई बार पूछा है, इससे क्वेश्चन भी आता है हार्डी-सुलजे रूल का। यहाँ देखो बेटा हार्डी-सुलजे रूल है क्या, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट जनरली ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ पॉपुलेटिंग आयन एडेड ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन एंड इट इज नोन एज हार्डी-सुलजे रूल। In the coagulation of negative salt, the populating power is in the order। चलो इसके समझ लेते हैं। Populating मतलब precipitation, ठीक है। Population मतलब precipitation होता है, ठीक है। जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है, इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट कर क्या रहा है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्व को प्रेसिपिटेट आउट कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्व को प्रेसिपिटेशन करा रहा है बेटा, तो इसी इलेक्ट्रोलाइट तुम क्या बोलोगे, पॉपुलेटिंग आयन, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास नेगेटिवली चार्ज सॉल्व है, Agi- है, तो इस सॉल्व को प्रेसिपिटेट कराएंगे तुम्हें क्या चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व चाहिए, ठीक है। K+, मान लो तुमने यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट डाला, एक से तुम्हें K+ मिल रहा है, दूसरे से Ba2+ मिल रहा है, और तीसरे आयन से तुम्हें मिल रहा है यहाँ पर Al3+, ठीक है, अल्मोनियम 3+ मिल रहा है। तो ये क्या है, Al3+। जो Al3+ के पास 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक अल्युमिनियम 3 पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा, 3 I- को। अगर तुम बेरियम डालोगे तो एक बेरियम 2 पार्टिकल न्यूट्रलाइज करेगा, अगर तुम पोटेशियम डालोगे तो एक पोटेशियम केवल एक पार्टिकल को ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा। अगर तुम देखोगे तो जो Al3+ है, Al3+ एक साथ 3 पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर रहा है ना। इसका मतलब इसका पॉपुलेटिंग पावर या कोगुलेटिंग पावर Al3+ का होगा, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा पॉपुलेटिंग पावर होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पॉपुलेटिंग पावर लिखा हुआ, पॉपुलेटिंग पावर इसको बोलोगे, ठीक है। तो जो पॉपुलेटिंग वर्ड यूज किया है बेटा वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज किया जाता है, और कोगुलेशन वर्ड यूज किया जाता है बेटा सॉल्व के लिए। अगर सॉल्व प्रेसिपिटेट हो रहा है तो तुम कोगुलेशन बोलोगे, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोलाइट तुमने ऐड किया है और इलेक्ट्रोलाइट को प्रेसिपिटेट करा रहा है तो उसको पॉपुलेशन बोलोगे, ठीक है। तो पॉपुलेटिंग पावर इज इन द ऑर्डर ऑफ Al3+। देखो अल्युमिनियम का 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉपुलेटिंग पावर अल्युमिनियम का ज़्यादा होगा और सोडियम का सबसे कम होगा। उसी तरह से अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है तो वहाँ पर, है ना, नेगेटिव चार्ज जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर उसका पॉपुलेटिंग पावर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखो Fe6 4- यहाँ पर इस पर 4 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज, 2 1। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पॉपुलेटिंग पावर होगा, ठीक है। आगे कोगुलेशन वैल्यू, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्व में उल्टा होता है, सॉल्व में मतलब सॉल्व तो होता है, सॉल्व हम लोग सॉल्व को ही तो प्रेसिपिटेट करा रहे हैं बेटा, यहाँ पर सॉल्व को ही। चलिए तुमने क्या किया, यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर तुमने क्या किया, जो यहाँ पर बेटा पार्टिकल है ना, जो सॉल्व पार्टिकल, यहाँ मान लो ये कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल के साथ में यहाँ पर जो चार्ज है बेटा उसको तुम यहाँ पे इसको तुम न्यूट्रलाइज करोगे, किसी पर कोई चार्ज तो ही नहीं है जी आई के ऊपर, तो तुम न्यूट्रलाइज कर ही नहीं पाओगे क्योंकि पहले से ऑलरेडी न्यूट्रल है ना। इसके साथ में जो आयन बेटा इसको तुम न्यूट्रलाइज कर रहे हो, तो अब यहाँ बेटा प्लस या माइनस होगा, है ना। इसको न्यूट्रलाइज करने तुम्हें ज़्यादा, जिस आयन पर ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा तेजी से इसको न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। तुम्हें क्या देखना है हार्डी-सुलजे रूल में, जिस आयन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका पॉपुलेटिंग पावर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो मैंने कोगुलेशन बताया था, कोगुलेशन, है ना, कोगुलेशन अलग चीज है। यहाँ देखो जो कोगुलेशन मैं बताया था, है ना। तो कोगुलेशन में जो चार्ज है, चार्ज को तुम अलग करते हो, यहाँ पर है, आ गया कोगुलेशन। फ्रीक्वेंसी एडजॉर्प्शन है, यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज, आफ्टर देन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, कोगुलेशन, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम क्या करते हो कि यहाँ पर तुमने इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाला है, ठीक है,
जो यहाँ पर एडजॉर्ब पार्टिकल्स को तुमने अलग कर दिया। यहाँ तुमने कैसे अलग किया बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक है। तुमने दो अपोजिट चार्ज को मिक्स कर दिया इससे, है ना। और जो थर्ड बाय मिक्सिंग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ तुमने जो लास्ट बताया मैंने यहाँ पर बाय मिक्सिंग इलेक्ट्रोलाइट, अगर तुमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया यहाँ पर तो इलेक्ट्रोलाइट से भी कोगुलेशन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ जो एडजॉर्ब लेयर है उसको डिफ्यूज कर दे रहा है, एडजॉर्ब लेयर हटा दे रहा है वहां से, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? तो हार्डी-सोल्जर रूल क्या बोलता है बेटा? हार्डी-सोल्जर रूल में जितना ज्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रोलाइट पर उतना ज्यादा उसका कोगुलेटिंग पावर होगा या पॉपुलेटिंग पावर होगा, ठीक है। कोई डाउट है? कोई डाउट बेटा? ध्रुव? नो सर। ओके, आगे चलते हैं। कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट, सॉरी कोगुलेशन वैल्यू यहाँ पर है ना। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट इन 2 hours इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू। स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड, हायर विल बी द कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन, ठीक है। तो आप देखो कोगुलेटिंग पावर क्या है, क्वेश्चन को याद रखना। तुमने क्या किया, सॉल में तुमने इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ऐड कर दिया, ठीक है। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर, मिलीमोल्स पर लीटर, ठीक है। तो इसको तुम क्या बोलो? कोगुलेटिंग वैल्यू। मान लो तुमने यहाँ पर 10 मिलीमोल्स पर लीटर ऐड किया, है ना। और दूसरे में क्या किया? दूसरा सॉल्ट कैसा सॉल्ट बनाया बेटा? इसमें तुम्हें प्रस्तुत कराने के लिए 20 मिलीमोल्स पर लीटर लग रहा है। यहाँ पर कम लग रहा है प्रस्तुत कराने के लिए, यहाँ पर ज्यादा लग रहा है प्रस्तुत कराने के लिए, ना। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ कोगुलेटिंग वैल्यू इन मिलीमोल पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट इन 2 hours इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू। स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड, हायर विल बी द कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन। तो अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट सोल्यूशन था, ये वाला सोल्यूशन, इसको प्रेसिपिटेट कराने के तुमने थोड़ा सा ही सोल्यूशन डाला। यहाँ पर देखो इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, 10 मिलीमोल्स पर लीटर। और यहाँ पर इसको प्रेसिपिटेट कराने के लिए, सेम मेथड प्रेसिपिटेट कराने के लिए तुमने यहाँ पर 20 मिलीमोल पर लीटर डाला यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 20 डाला, ज्यादा सोल्यूशन डाला यहाँ पर, और यहाँ पर कम डालने से ही प्रेसिपिटेट आउट हो जा रहा है। इसका मतलब इस सोल्यूशन का कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा और इसका कोगुलेटिंग पावर कम होगा। समझ में आ रहा है बेटा? दोबारा बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर तुमने क्या किया, यहाँ पर 2 सोल्यूशन लिया, ठीक है। दोनों में सेम सॉल्ट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन लग रहा है बेटा वो 10 मिलीमोल्स पर लीटर है, यहाँ पर 20 मिलीमोल्स पर लीटर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 मिलीमोल्स पर लीटर डाला तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जा रहा है सोल्यूशन, और यहाँ पर 20 लग रहा है, मतलब यहाँ पर ज्यादा अमाउंट कंज्यूम हो रहा है, तब जाकर प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। यहाँ पर कम अमाउंट में, देखो यहाँ पर 10 ml में ही प्रेसिपिटेट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो आयन होगा K+ होगा, और यहाँ पर जो आयन होगा वो BA2+ होगा, है ना। और यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर BA2+ होगा और यहाँ पर पोटेशियम आयन होगा। मतलब यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर डबल है ना, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव मतलब कि कम अमाउंट में ही इसको प्रेसिपिटेट कर देगा। यहाँ पर पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन के ऊपर केवल 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसका ज्यादा अमाउंट रिक्वायर होगा इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए, ठीक है। इससे तुमने यहाँ पर इसका डबल अमाउंट डाला, यहाँ पर 10 डाला, यहाँ पर 20 डालना पड़ रहा है, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा होगा? मतलब यहाँ पर जो बेरियम आयन है, बेरियम के ऊपर 2+ चार्ज है, यहाँ पर 1+ चार्ज है। तो अगर 1+ चार्ज है, इसका मतलब तुम्हें ज्यादा अमाउंट डालना पड़ेगा पीपीटी लाने के लिए, और यहाँ पर चार्ज ज्यादा है तो कम अमाउंट डाल के तुम इसका 50 ला दोगे। इसका मतलब यहाँ पर जो कोगुलेटिंग वैल्यू है सोल्यूशन का ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, वही कुछ यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। ओके सर। आगे चलते हैं बेटा। आगे है कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट, ठीक है। कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। There are 2 factors which are responsible for the stability of lyophilic salt. ये बेटा लायोफिलिक है, याद है ना लायोफिलिक क्या होता है? अगर तुमने डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम को वाटर लविंग मसला सोल्यूशन बन गया,
हाँ, वाटर लेविंग या फिर सॉल्वेंट लेविंग। दीज फैक्टर are the charge and solvation of the collateral particle. When these two factors are removed, the lyophilic salt can be coagulated. ठीक है, तो lyophilic salt कैसे प्रश्न कराओगे? By addition of electrophile, है ना, इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा है by adding a suitable solvent। ठीक है, तो तुमने ये lyophilic salt लिया यहाँ पर, lyophilic मतलब वाटर लविंग, और इसमें तुमने कोई ऐसा चीज डाल दिया कि जिससे डिस्पर्सन फेज डीएफ और डिस्पर्सन मीडियम दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो खत्म हो गया, है ना। तो कुछ ऐसा कर दो ताकि इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो नेग्लिजिबल हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो इससे तुम्हारा जो लायोफिलिक सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट आउट जाएगा। इससे लायोफिलिक सॉल्ट को इजीली तुम प्रेसिपिटेट नहीं करा सकते। ठीक है, इसलिए वहाँ पर तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा, या फिर जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट को इंटरचेंज करना। यहाँ पर जो डिस्पर्सन मीडियम है उसको हटा कोई दूसरा डिस्पर्सन मीडियम लगा दो। ठीक है, अगर तुमने डिस्पर्सन मीडियम को चेंज कर दिया तो जो इंटरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लायोफिलिक सॉल्ट को हम लोग प्रेसिपिटेट कराते हैं। ठीक है बेटा, तो ये दो फैक्टर है, इसको नोट कर लोगे। आगे बढ़ रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। तो आप ये जान लो, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड है किसके लिए होता है? लायोफिलिक के लिए, लायोफोबिक के लिए। याद रखो, जो लायोफिलिक कोलाइड्स है वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसको तुम इजीली प्रेसिपिटेट नहीं करा पाओगे। जो लायोफोबिक सॉल्ट है बस उसी को तुम्हें केयर करना है, वो इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, उसी को तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ को पॉइंट 1 लिखा हुआ है, द लायोफिलिक कोलाइड हैव ए यूनिक प्रॉपर्टी। लायोफिलिक colloids have a unique property of protecting lyophobic colloids. When a lyophilic colloid salt is added to the lyophobic salt, the lyophilic particle form a layer around lyophobic particles and thus protect the latter form of electrolyte. तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा बेटा। मान लो तुमने एक लायोफोबिक कोलाइड्स लिया, ये लायोफोबिक है, ठीक है, लायोफोबिक, और दूसरा जो कोलाइड्स है बेटा ये है लायोफिलिक। ठीक है, तो अगर लायोफोबिक कोलाइड्स को स्टेबलाइज करना है तो यहाँ पर तुम लायोफिलिक कोलाइड्स डाल दो। तो लायोफिलिक कोलाइड क्या करेगा? लायोफिलिक कोलाइड्स के चारों तरफ एक लेयर बना लेगा, और वो लेयर क्या करेगा? जो सॉल्वेंट और डिस्पर्सन फेज के बीच में जो रिपेलिंग फोर्स है उसको मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, इसका मतलब जो लायोफिलिक कोलाइड्स है लायोफिलिक फोबिक कोलाइड्स को स्टेबलाइज करता है। मान लो कोई ऐसा एक लायोफोबिक कोलाइड्स है जो इजीली पीपीटी इसका इजीली प्रेसिपिटेट बन जा रहा है ना, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए तुम क्या करोगे? उसमें थोड़ा सा लायोफिलिक कोलाइड्स को डाल दो। समझ में आ रहा है बेटा? इससे मान लो तुमने सिल्वर का सॉल्ट बनाया, ठीक है, सिल्वर क्या होता है? एक लायोफोबिक कोलाइड्स है, ये सिल्वर है ना, ठीक है, AgI, ठीक है, इसके कोलाइडल पार्टिकल इस तरह से है यहाँ पर। अब इसको स्टेबलाइज करना है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए तुम क्या करोगे? यहाँ पर थोड़ा सा तुम क्या करोगे? लायोफिलिक कोलाइड्स को ऐड कर दो। जब लायोफिलिक कोलाइड्स को ऐड करोगे तो जो AgI है, AgI और वाटर के बीच में एक लेयर बना लेगा। अब ये लेयर क्या है बेटा? ये लेयर है लायोफिलिक का। लायोफिलिक मतलब वाटर लिविंग सॉल्वेंट लिविंग स्पीशीज, ठीक है। जो लायोफिलिक है वो इस वाटर को भी अट्रैक्ट करेगा, और लायोफिलिक कोलाइड्स, जो लायोफिलिक कोलाइड्स है ना, इस AgI सॉल्ट पार्टिकल को भी अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है इसके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स आ गया यहाँ पर, और ये अट्रैक्टिव फोर्स इसको प्रेसिपिटेट आउट होने से रोकेगा। ठीक है, इसका मतलब जो लायोफोबिक सॉल्ट है वो स्टेबलाइज हो रहा है लायोफिलिक एडिशन से। ठीक है, इसी तरह से हम लोग लायोफोबिक सॉल्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, उसको नोट कर लोगे। सेकंड पॉइंट यहाँ पर है, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स form a thin layer around the dispersed phase of lyophobic particles and thus prevent them in coming closer to each other and stabilize them। ये मैंने बता दिया अभी कुछ देर पहले। गोल्ड नंबर, ठीक है, एक डेफिनेशन है बेटा, इसको याद रखोगे। गोल्ड नंबर क्या होता है? गोल्ड नंबर ऑफ ए लायोफिलिक substance is defined as the minimum amount in milligram of lyophilic substance which prevents the coagulation of 10 ml gold against 1 ml of 10% initial solution। ठीक है, इसी को गोल्ड नंबर बोलते हैं। देखो जो गोल्ड है, गोल्ड का जो तुमने सोल्यूशन लिया है, गोल्ड सॉल्ट क्या होता है? लायोफोबिक।
लायोफोबिक। ठीक है, तो ये तुम्हारा गोल्ड का कोलाइड्स है। अब इस गोल्ड कोलाइड को पीपीटी प्रेसिपिटेट करने के तुम क्या करोगे, यहाँ पर तुम क्या डालोगे, सॉल्ट डालोगे। जो सिल्वर बेटा यहाँ पर गोल्ड है, गोल्ड पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर AU ढेर सारा है ना। अब तुमने क्या डाला, यहाँ पर NaCl डाल दिया। जो NaCl है ये 10% का जो कंसंट्रेशन है 10% है। ठीक है, और इस NaCl तुमने कितना डाला, यहाँ पर इसका 1 ml अमाउंट डाला। ठीक है, 1 ml 10% NaCl डाला। NaCl क्या करेगा, इस सॉल्ट को प्रेसिपिटेट कर देगा, जो गोल्ड सॉल्ट है उसको प्रेसिपिटेट कर देगा, है ना। यहाँ पर इसका पीपीटी बना देगा। इसका मतलब जो तुम्हारा सॉल्ट है बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इसको बचाने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पर लायोफिलिक कोलाइड डालोगे, लायोफिलिक। ठीक है, लायोफिलिक। ठीक है, तो अब तुमने क्या किया, लायोफिलिक कोलाइड्स को उसमें ऐड किया, है ना। तो लायोफिलिक कोलाइड्स का जितना अमाउंट तुमने ऐड किया इसका पीपीटी रोकने के लिए, इसका प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए जितना अमाउंट तुमने ऐड किया उसी को क्या बोलेंगे, गोल्ड नंबर। ठीक है, लायोफिलिक कोलाइड मतलब प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। तो ये तुम्हारा गोल्ड नंबर है। फिर से मैं देख लेता हूँ यहाँ पे बेटा, गोल्ड नंबर ऑफ ए लायोफिलिक सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट इन मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सब्सटेंस which prevents the coagulation of 10 ml gold against 1 ml NaCl solution। समझ में आ गया बेटा, या दोबारा बताना पड़ेगा इसको? समझ में आ रहा है बेटा क्रिस, मयंक? यस सर। यस सर, आ रहा है सर। आ रहा है सर, आ रहा है। ओके, तो गोल्ड नंबर समझ, गोल्ड नंबर याद कर लोगे। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, ढेर सारे नंबर यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, है ना। इसको याद रख लेना। ठीक है, अब गोल्ड नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, मोर इज द गोल्ड नंबर, लेसर इज द। फिर से पूछना बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रहा तुम्हारा। सही है, लायोफिलिक का अमाउंट होता है ना जितना हम गोल्ड सॉल्ट में डालते हैं। हाँ, देखो यहाँ लिखा हुआ है, गोल्ड नंबर ऑफ ए लायोफिलिक सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट इन मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सब्सटेंस, है ना। लायोफिलिक तुमने कितना मिलीग्राम में ऐड किया, ठीक है, उसी तुम गोल्ड नंबर बोलोगे। अब ये तुम्हारा लास्ट है, यहाँ पर लास्ट पॉइंट है इमल्सन। जो इमल्सन है, इमल्सन क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था इमल्सन, है ना। इमल्सन दीज आर लिक्विड कोलाइडल सिस्टम। तुमने लिक्विड को लिक्विड में ऐड कर दिया, लिक्विड इन लिक्विड कोलाइडल सिस्टम, तो इमल्सन बोलोगे। इसका जो बेस्ट एग्जांपल हुआ है मिल्क। तो मिल्क क्या है बेटा, लिक्विड इन लिक्विड कोलाइडल सिस्टम। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ इमल्सन। जो इमल्सन बेटा 2 टाइप होगा। पहला है ऑयल डिस्पर्स इन वाटर। ठीक है, ऑयल को तुमने, ऑयल भी क्या बेटा लिक्विड होता है, ऑयल डिस्पर्स इन वाटर। ऑयल को तुमने वाटर में डाल दिया। दूसरा क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, वाटर डिस्पर्स इन ऑयल। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, मिल्क, वैनिशिंग क्रीम। ठीक है, तो मिल्क क्या होता है बेटा, मिल्क में फैट होता है। ठीक है, तो ऑयल डिस्पर्स इन वाटर, फैट तो थोड़ा सा अमाउंट होता है यहाँ पर, फैट को तुमने वहाँ पर वाटर में ऐड कर दिया, ये मिल्क हो गया। वैनिशिंग क्रीम भी ऐसा ही होता है। ठीक है, वैनिशिंग क्रीम। दूसरा है वाटर डिस्पर्स इन ऑयल, एग्जाम्पल यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल है बटर, है ना। बटर, कोल्ड क्रीम, कॉड लिवर आयल, ये क्या है, वाटर डिस्पर्स इन ऑयल। तो याद रखना बस थोड़ा सा इसका, है ना, इतना ही तुम्हें याद रखना है इमल्सन के बारे में। इमल्सन नहीं होता है, ठीक है। सर मिल्क ऑयल इन वाटर होता है। 2 टाइप का इमल्सन होता है बेटा, एक होता है ऑयल इन वाटर, दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। ठीक है, तो मिल्क क्या होगा, मिल्क ऑयल इन वाटर है। ऑयल मतलब फैट, समझ में आ रहा है बेटा। तुमने मलाई देखा होगा, जब तुम बॉईल करते हो मलाई से क्या निकलता है, यस फैट निकलता है ना बेटा, घी। हाँ, इसका मतलब वो क्या है, ऑयल इन वाटर। ओके सर। और यूजेस ऑफ कोलाइड्स, इसको नोट कर लोगे। तो ये तुम्हारा टॉपिक आज फिनिश हो गया बेटा, सरफेस केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ओके सर, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ओके बेटा, गुड इवनिंग, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।